नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। माहौल का पता नहीं चलता कि गुड इवनिंग है या गुड मॉर्निंग है, क्योंकि यहाँ तो रोशनी ऐसी रहती है, लाइटें लगी हुई है। आप पहचान सकते हैं आसपास के प्राकृतिक वातावरण को देख के। अगर आप रात को देख रहे हैं, दोपहर को या सुबह है, तो अपने हिसाब से मैंने जो आपको संबोधन किया उसको बदल लेना आप। अगर आपको लगे सुबह है तो सुप्रभातम। आज हम एक नए टॉपिक की चर्चा करेंगे जिसका संबंध अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से है। इस टॉपिक के ऊपर बहुत ही कम चर्चा होती है। बहुत कम ऐसी बुक्स हैं जो इसको डिस्क्राइब करती है, इसको समझाती है, या यहाँ ये टॉपिक हो। आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की अधिकांश पुस्तकें देखेंगे तो उसमें ये टॉपिक नहीं मिलेगा आपको। लेकिन टॉपिक बड़ा मजेदार है और कंटेम्परेरी तो नहीं, लेकिन मॉडर्न टॉपिक है। आधुनिक युग में इस अवधारणा की उत्पत्ति हुई, पहले ऐसा कुछ नहीं था भी तो उसका रूप स्पष्ट नहीं था, इस रूप में नहीं था जिसका हम आज निहितार्थ लगाते हैं। और वो ऐसी एक मजेदार अवधारणा है जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं, वो है अंतरराष्ट्रीय कानून, इंटरनेशनल लॉ। कैसे बनता है, इसके निहितार्थ क्या है, इसका उद्भव कैसे हुआ, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, आज क्या स्थितियां हैं, इसके बारे में विभिन्न अप्रोचेज क्या है अंतरराष्ट्रीय कानून के बारे में, अपन सारी चर्चाएं खोल के करेंगे। तो ऐसा करते हैं, इसका नाम रख लेते हैं अंतरराष्ट्रीय कानून, और इसमें फिर हम सारी चर्चाएं कर लेंगे। अंतरराष्ट्रीय कानून, इंटरनेशनल लॉ। कानून के ऊपर चर्चा शुरू करें इससे पहले कुछ शब्दावलियां हैं, कुछ टर्म्स हैं। इन टर्म्स में आपस में क्या अंतर है, अब इसकी चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि कई बार डायरेक्ट क्वेश्चंस यहां से आ जाते हैं। एक शब्दावली है इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय, इंग्लिश में कर लेंगे। दूसरी है सुपरनेशनल, तीसरी है मल्टीनेशनल, चौथी है ट्रांसनेशनल, एक शब्दावली है इंटर गवर्नमेंटल। इनकी पांचों शब्दों की चर्चा करेंगे और इनमें अंतर क्या है ये भी देखेंगे। सबसे पहले इंटरनेशनल की चर्चा करते हैं कि इंटरनेशनल क्या होता है। दो या दो से अधिक देश है, इन देशों के मध्य जो आपसी संबंध होते हैं, संधियां होती है, आपसी वार्ताएं होती है, आपसी समझ होती है, उनको इंटरनेशनल बोलते हैं। और इसकी विशेषता यह होती है कि इसमें कोई भी चीज थोपी नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक देश संप्रभु होता है और वो स्वेच्छा से ऐसे संबंध स्थापित करता है।
तो उसको अपन बोलते हैं इंटरनेशनल, जहां प्रत्येक राष्ट्र संप्रभु है और अपनी इच्छा से संबंधों का विकास करता है, युद्ध करता है, संधियां करता है, वार्ताएं करता है, कूटनीति करता है, डिप्लोमेसी, वो होता है अंतरराष्ट्रीय। फिर आ गया सुपरनेशनल। सुपरनेशनल का तात्पर्य ये है कि इसमें एक ऐसा संगठन होता है जो विभिन्न राष्ट्रों के ऊपर थोड़ा नियंत्रण रखता है, उनकी नीतियों के ऊपर, उनकी घरेलू नीतियां, उनकी वित्तीय नीतियां, कार्मिक नीतियां, वितरण की नीतियां या उनकी विदेश नीतियां। तो एक वो संगठन जो विभिन्न देशों की जो संप्रभुता है उसको कुछ मात्रा में नियंत्रित करता है। उसको सुपरनेशनल बोलते हैं। यानी इसमें देश पूर्ण संप्रभु नहीं होते, बल्कि वो अपनी संप्रभुता का थोड़ा थोड़ा त्याग करते हैं। और जो इन सब राष्ट्रों ने अपना एक संगठन बनाया होता है, वो इनकी नीतियों को, सरकारी नीतियों के ऊपर प्रभाव डालता है। सरकारें इसमें पूर्ण स्वायत्त नहीं होती, स्वायत्त होती है, पूर्ण स्वायत्त, पूर्ण संप्रभु नहीं होती। जैसे हम चर्चा करें ईयू की, सुपरनेशनल का सबसे अच्छा उदाहरण है वो है यूरोपियन यूनियन, जो सदस्य देशों की विदेश नीतियों और घरेलू नीतियों तक को प्रभावित करता है। एक सरकार आई, मान लेते हैं ईयू का एक सदस्य है फ्रांस। फ्रांस में एक नई सरकार आई और उसने ये कहा कि मैं इस बार बेरोजगारों को अपने बजट में इतना भत्ता देने का प्रावधान करूंगा। लेकिन ईयू ने कह रखा है कि जो भी समाज कल्याण की योजनाएं हैं, सामाजिक न्याय की योजनाएं हैं, उनमें इनसे ज्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए। आप कुल बजट का, जैसे ईयू ने डिसाइड कर दिया, भी कोई भी देश अपने कुल बजट का सामाजिक न्याय की योजनाओं के ऊपर 5% से ज्यादा खर्चा नहीं करेगा। जैसे ही बेरोजगारी भत्ता दिया फ्रांस ने, सामाजिक न्याय की कल्याणकारी योजनाओं में उसका खर्च बजट के अंदर 5% से बढ़ के 6% हो गया, 1% खर्चा बढ़ गया। तो ईयू तुरंत तलब कर लेगा उसको कि आपने सामाजिक न्याय के ऊपर 5 से बढ़ा के 6% खर्चा क्यों किया, इसको वापस 5 पे लाइए। तो देखिए उस सरकार को उस खर्चे को वापस 5% पे लाना पड़ेगा। तो ये उनके आंतरिक और विदेशी नीतियों को नियंत्रित करता है। और यहां से हम एक चीज और देखते हैं, और वो एक नई शब्दावली है, वो है एकत्रित संप्रभुता, पुल्ड सोवरेनिटी। कि यहां सारे देश अपनी संप्रभुता को पुल्ड कर लेते हैं, एकत्रित कर लेते हैं। तो इसको पुल्ड सोवरेनिटी कहते हैं और ईयू उसका सबसे जोरदार उदाहरण है। तो ईयू एक सुपरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इंटरनेशनल में और सुपरनेशनल में अंतर यह होता है कि जो इंटरनेशनल होता है उसमें देश पूर्ण संप्रभु होते हैं और स्वायत्त होते हैं, यहां उनको स्वायत्तता का थोड़ा त्याग करना पड़ता है, तो वो सुपरनेशनल संगठन होता है, जैसे ईयू। अब आ गया मल्टीनेशनल, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका दायरा एक देश से ज्यादा देशों के अंदर फैला हुआ, उसको मल्टीनेशनल बोलते हैं। जैसे कोई एक कंपनी ले लेते हैं, कोई कॉरपोरेशन ले लेते हैं, जैसे टाटा। टाटा एक मल्टीनेशनल कंपनी है, जियो एक मल्टीनेशनल कंपनी है, एडिडास एक मल्टीनेशनल कंपनी है। जो एक से ज्यादा देशों में फैला होता है उसको बोलते हैं मल्टीनेशनल, बहुत सारे देशों में बहुराष्ट्रीय है। ये होता है अधिराष्ट्रीय, ये होता है अंतरराष्ट्रीय, ये अधिराष्ट्रीय, ये बहुराष्ट्रीय। एक होता है ट्रांसनेशनल, ट्रांसनेशनल को बोलते हैं पार राष्ट्रीय। तो मल्टीनेशनल, जैसे कोई भी कंपनी है उनको हम बोलते हैं एमएनसीज है। एमएनसीज का तात्पर्य होता है मल्टीनेशनल कंपनी। तो ये मैंने कहा एक ये होता है। एक होता है ट्रांसनेशनल।
ट्रांसनेशनल का तात्पर्य होता है जो राष्ट्रों की सीमाओं को पार कर जाए और जिसकी गतिविधियां विभिन्न देशों के अंदर फैली हुई हो, तो उसको बोलते हैं ट्रांसनेशनल। राष्ट्र की सीमाओं को पार करने वाले संगठन होते हैं, उनको अपन ट्रांसनेशनल बोलते हैं। इनके अंदर एनजीओज अपन इनकी चर्चाएं करते हैं, जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल है, जैसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है, रेड क्रॉस है, ये ट्रांसनेशनल है। तो ट्रांसनेशनल जो विभिन्न देशों में जिसकी गतिविधियां फैली उसको ट्रांसनेशनल बोलते हैं। विशेष करके जो इंगो होते हैं इनको इंगो बोलते हैं, इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन, जैसे रेड क्रॉस की चर्चा की। वैसे एक और शब्दावली होती है इंटर गवर्नमेंटल, अंतर सरकारी या अंतः सरकारी। अंतर सरकारी, अंतर सरकारी का तात्पर्य होता है जो विभिन्न सरकारों के बीच के अंदर हो। जैसे अपन ये कहें कि यूएन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम कहेंगे कि यूएन एक अंतर सरकारी संगठन है, यानी सरकारों का पारस्परिक संगठन है, विभिन्न सरकारों का, विभिन्न देशों की सरकारों का, 193 देशों की सरकारों का संगठन है ये। इसका मतलब इसमें स्टेट एक्टर्स हैं। तो इसका उदाहरण है वो है यूएन, यूनाइटेड नेशन। इसका उदाहरण है आसियान, इसका उदाहरण है सार्क, इसका उदाहरण है अफ्रीकन यूनियन। ये इंटर गवर्नमेंटल है। तो अपने चर्चा की इंटरनेशनल, सुपरनेशनल, मल्टीनेशनल, ट्रांसनेशनल और इंटर गवर्नमेंटल। एक अभी अभी जब चर्चा चल रही थी कि वो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिसमें स्टेट एक्टर्स हों, वो होता है इंटर गवर्नमेंटल, यानी यहां पार्टियां सिर्फ राज्य यानी सरकार है, अन्य संगठन पार्टियां नहीं है। तो एक शब्दावली हमारी अभी अभी और बातों बातों में आई कि एक्टर्स दो प्रकार के होते हैं जो अंतरराष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करते हैं। वो कौन कौन से एक्टर्स होते हैं इनकी अब चर्चा कर लेते हैं। एक जो एक्टर्स होते हैं वो होते हैं स्टेट एक्टर्स। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में ये मेन एक्टर होते हैं यथार्थवादियों के अकॉर्डिंग, यानी यहां मुख्य कर्ता होता है वो राज्य होता है, और राज्य अपने हितों की पूर्ति के लिए, राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए अंतरराष्ट्रीय राजनीति में विभिन्न चालें चलते हैं, युद्ध करते हैं, संधियां करते हैं। तो जो कुछ करता है अंतरराष्ट्रीय राजनीति को वो राज्य ही करता है। राज्य मेन एक्टर है, सेंटर में राज्य होता है। उसके बाद एक और शब्दावली आती है नॉन स्टेट एक्टर, गैर राज्यकर्ता, नॉन स्टेट एक्टर्स। इसके अंदर तकनीक आ जाती है, बाजार आ जाता है, मीडिया आ जाता है, आतंकवादी समूह आ जाते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज आ जाती है, इंगो आ जाते हैं, क्योंकि ये भी विभिन्न देशों के संबंधों को प्रभावित करते हैं। अपन चर्चा करें टेक्नोलॉजी विभिन्न देशों के संबंधों को कैसे प्रभावित करती है। अभी आजकल एक चर्चा चली है रेयर अर्थ मिनरल्स, खनन में भी और खनन के बाद प्रोसेसिंग में भी। चीन का एकाधिकार है रेयर अर्थ मेटल्स के ऊपर, जो बैटरियों में काम आता है, चिप्स के अंदर काम आता है, डाटा स्टोरेज की जो चिप्स बनती है, ये सोलर पैनल में काम आते हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। ये चीन के ऊपर अमेरिका जब भी कोई प्रतिबंध लगाने की कोशिश करता है, वो रेयर अर्थ मेटल्स की सप्लाई रोक देता है। इससे ऑटोमेटिक गाड़ियां नहीं बनती, मोबाइल नहीं बनते और बहुत सारी चीजों का निर्माण नहीं होता। दूसरा है बाजार। ये पूरा जो झगड़ा है हम देख रहे हैं कि जो वेनेजुएला में हुआ, जो ईरान के अंदर हुआ, ये सारे का सारा झगड़ा तेल को लेके है, इस क्षेत्र में प्रभुत्व को लेके है। और वो बाजार कि तेल के बाजार के ऊपर अपन स्वामित्व कैसे स्थापित करें, ये बाजार है। मीडिया भी प्रभावित करता है युद्ध और शांतियों को, आतंकवादी समूह प्रभावित करते हैं। भारत और पाकिस्तान के संबंध जैसे ही बनने लगते हैं, संबंधों में मधुरता आने लगती है, संबंध सुधरने लगते हैं, इतने में ही
कुछ आतंकवादी समूह भारत या पाकिस्तान में ऐसी घटनाएं घटित करते हैं कि दोनों के संबंध वापस पटरी से उतर जाते हैं। तो राज्य नहीं चाहते हुए भी इन आतंकवादी समूहों के हाथों खेलते रहते हैं। तो ये नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज है, इंगो है, ये भी संबंधों को प्रभावित करते हैं। तो जो यथार्थवादी होते हैं वो कहते हैं राज्य ही मुख्य होते हैं, लेकिन जो अन्य धाराएं हैं, चाहे वो उदारवाद की हो, आलोचनात्मक हो, वो कहते हैं नहीं, नॉन स्टेट एक्टर्स भी अंतरराष्ट्रीय राजनीति में प्रभावी भूमिका निभाते हैं। तो हमने देखा अंतरराष्ट्रीय राजनीति में स्टेट एक्टर्स भी होते हैं और नॉन स्टेट एक्टर्स भी होते हैं। तो मैंने आपको अंतरराष्ट्रीय कानून को समझाने से पहले ये है क्या, अंतरराष्ट्रीय राजनीति की शुरुआत में ये शब्द बड़े काम आते हैं, इनकी अपन ने चर्चा कर ली। कई बार पूछ लेते हैं संगठनों को पूछ के, और उनके बारे में पूछ लेते हैं कि मिलान करो कौन सा संगठन किस प्रकार का है। अब दोस्तों अपन चर्चा करते हैं अंतरराष्ट्रीय कानून की। कानून वो नियम होते हैं जो समाज को व्यवस्थित करने के लिए बनाए जाते हैं, उनको अपन कानून कहते हैं। परिभाषाएं अलग अलग हो सकती है। अपन चर्चा करेंगे अंतरराष्ट्रीय कानूनों की। पहले कोई इसकी बहुत ज्यादा चर्चा नहीं आती थी, क्योंकि देशों के संबंध, हालांकि संधियां बंदियां तो होती थी लेकिन स्थिर नहीं होती थी, जिसकी लाठी उसकी भैंस हुआ करती थी। तो अंतरराष्ट्रीय कानून जो शब्दावली है वो आधुनिक युग में आई।